हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पाइथन में एरर्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग के पार्ट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो पाइथन में अगर जो एरर्स को कैटेगराइज किया जाए तो दो मेजर कैटेगरी में हम डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सिंटैक्स एरर और सेकेंड वन आपका लॉजिकल एरर, जिनको हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। सिंटैक्स एरर आपके क्या है, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक प्री डिफाइंड रूल है। जैसे मान लिया अगर मैं बोलूं इंग्लिश के टर्म में या हिंदी में, तो उसके पर्टिकुलर एक ग्रामर, एक सिंटैक्स है जो आप अगर यूज करेंगे तो एक आप लॉजिकल एक सिंटैक्स एरर मिस्टेक करना अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर पाइथन में देखा जाए तो पाइथन लैंग्वेज के भी प्री डिफाइंड रूल हैं, और अगर उनको आप फॉलो नहीं करते हैं, नॉट फॉलो करते हैं, तो आपकी कौन सी एरर जनरेट होती है? सिंटैक्स एरर जनरेट होती है। ठीक है, और सिंटैक्स एरर इंक्लूड क्या क्या करती हैं, जैसे कि आपने कोई कीवर्ड मिस कर दिया हो, कीवर्ड को रॉन्ग प्लेस पे आपने इंप्लीमेंट किया है, या जो सिंबल्स हैं खासकर जैसे कॉलन हो गया, कॉमा हो गया, ब्रैकेट्स हो गए, इनको आपने प्रॉपरली यूज ना किया हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स इन कीवर्ड्स आपने कर रखी हो, तो ये सारी चीजें सिंटैक्स एरर के इनसाइड आती हैं। और कोई भी एरर के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप सिंपली क्या करिए, प्रिंट के अंदर उस एरर का पार्ट लिखिए, जो भी एरर आपके सामने जनरेट हो रही है, और उसके बाद डॉट के बाद 2 बार डैश डैश डॉक डैश डैश, और इससे आप उसकी डॉक स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करके आप देखोगे तो इन सिंटैक्स एरर के जो डॉक स्ट्रिंग में कंटेंट है वो आपके क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स। अब इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने इफ a लेस देन 5, अगर ये देखा जाए तो ये सिस्टमैटिकली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, कॉलन होना चाहिए था, फिर उसके बाद इफ के अंदर एक कंडीशंस के बाद उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। तो अगर आप इसको रन करते हैं तो यहाँ पे ये आपके जो एरर जनरेट हो रही है वो कौन सी एरर है, सिंटैक्स एरर है। और अगर यहाँ पे आप मैच करने की कोशिश करोगे तो ये जो सिंटैक्स एरर जो है, इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। अब एक्सेप्शंस में हम क्या चीजें आती हैं, एक्सेप्शंस की जो एरर है वो रन टाइम पे जनरेट होती हैं, और उसमें जो सबसे कॉमन है वो आपके है जैसे डिवीजन बाय जीरो है। अगर आप कोई इनकम्पैटिबल ऑपरेशन परफॉर्म करें, खासकर जैसे स्ट्रिंग्स और इंटीजर आपस में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई ऐसे आइडेंटिफायर को कॉल कर रहे हैं जो आपने डिफाइन नहीं कर रखा है। साथ ही साथ मान लिया आपने लिस्ट और डिक्शनरी, इसके अंदर कुछ एलिमेंट तो डिफाइन किए, लेकिन आप जब उसके इनसाइड ढूंढने जाते हैं तो आउट ऑफ इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स एरर जनरेट होती है। इसको जब हमें इस तरीके की एरर्स प्रोग्राम में आ रही हो और वो भी रन टाइम पे आ रही हैं, तब इनको हम कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि देखिए, कोई भी जैसे मान लिया कंटेंट आपने लिखा a बाई बी, तो वो सिस्टमैटिकली करेक्ट है, a बाई बी हो सकता है, लेकिन b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब मान लिया b की वैल्यू किसी सेंसर से आ रही है, किसी रेंडम डेटा से आ रही है, और उसमें वहां पे b किसी टाइम इंटरवल पे आपका 0 हो जाता है, तो उस टाइम एरर जनरेट करना हमें जानना बहुत जरूरी होती है, और इसी को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। और एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम पे हम उसके इनसाइड प्रॉपर मैसेज जनरेट करते हैं। कुछ एक्सेप्शन एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मान लिया 1/0 जब आप रन करने की कोशिश करेंगे, या जब भी इस तरीके की कंडीशन रन होगी, तो ये एक्सेप्शन जनरेट होगा, 0 डिवीजन एरर। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्या गिवन है, डिवीजन बाय 0, मतलब डिवीजन बाय 0 जब भी ऑकर होगा तो ये एक्सेप्शन आपका 0 डिवीजन एरर जनरेट होगा। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, हमने एक लिस्ट डिफाइन की जिसके एलिमेंट L1, L2, L3 हैं, और हम L3 के 3 इंडेक्स पे जाके रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 3 इंडेक्स पे यहाँ पे कोई चीज है नहीं। अगर हम इसको रन करेंगे तो आउट ऑफ इंडेक्स या आउट ऑफ लिस्ट, आउट ऑफ इंडेक्स या आउट ऑफ रेंज की एरर जनरेट हो रही है, और इसको हम क्या इस नाम से जानते हैं, इंडेक्स एरर के नाम से। अब अगर मैं फाइल हैंडलिंग की बात करूं, यहाँ पे आप इसको रन करोगे तो क्या है, ये जो एरर जनरेट हो रही है वो क्या है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब इस तरीके की डायरेक्टरी उसको पाइथन को प्रोग्राम को नहीं मिल रही है। तो फाइल नॉट फाउंड का एरर आपके सामने एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है। तो ये एक्सेप्शन हमें बड़े यूजफुल है। जैसे मान लिया कभी एक आपको टास्क परफॉर्म करना है, और टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, उनमें से कोई चीज मिसिंग है, कोई इनकम्पेटिबल है, तो आपको पता होना चाहिए
तो इन सब चीजों को हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू करते हैं। अब जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे लिख दिया इंपोर्ट फोलियम। फोलियम में पाइथन में लाइब्रेरी है जो हम वेब में जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। अगर इसको यहाँ पे इंपोर्ट पे एरर, इसको इंपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है नो मॉड्यूल नेम फोलियम, मतलब इसको फोलियम नाम का मॉड्यूल इंपोर्ट करने में एरर आ रही है और मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर जनरेट हो रहा है। ठीक है, जो ये मैसेज है आपके सामने मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है। अब अगर इसकी डॉक स्ट्रिंग, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसकी डॉक स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे तो मॉड्यूल नॉट फाउंड ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। ओके, अब ऐसे एक और एग्जांपल है कि जैसे मान लिया मैंने एक डिविडेंड वेरिएबल या कह सकते हो आइडेंटिफायर डिफाइन किया है जिसमें हमने फ्लोट के बाद इनपुट कमांड के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, और फिर यहाँ पे हमने मैसेज, फिर डिविजर, फ्लोट, इनपुट, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेस्ट मैसेज। अब इसके बाद हमने कोसेंट इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविजिबल, कोसेंट राउंडेड, और इसको मैथ डॉट राउंड, और उसके बाद कोसेंट। इसको अगर रन करते हैं तो देखते हैं क्या एरर आ रही है। यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि आपने ये जो मैसेज जनरेट हो रहा है प्लीज इंटर ए मैं डिविडेंड, वो इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि पहली इनपुट कमांड के इनसाइड आपने ये लिख रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप मान लिया मैंने यहाँ पे 23 पुट किया, 23.2, और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम आपका सेकेंड लाइन पे आ जा रहा है, और सेकेंड लाइन में भी इनपुट कमांड है इसलिए टेस्ट बॉक्स जनरेट है, मान लिया 2.3 कर दिया। आप अगर इंटर जे बटन जनरेट करेंगे तो यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों? मैथ नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे देखोगे कि मैथ नाम का कोई भी चीज अवेलेबल नहीं, इसलिए एरर आ रही है। तो मैथ एक्चुअली में एक मॉड्यूल है और वो मॉड्यूल यहाँ पे मिल नहीं रहा है, इसलिए इसको मैथ नॉट फाउंड का एरर जनरेट हो रहा है। तो मान लिया हम यहाँ पे इंपोर्ट मैथ कर देते हैं। अब इसको रन करेंगे तो क्या होगा देखिएगा। अब अगर मैथ को मैंने इंपोर्ट कर दिया 20.3.5 और 2.3 से इसमें, अब अगर यहाँ पे मैथ मॉड्यूल हैज नो एट्रीब्यूट राउंड, अब किसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि मैथ तो मिल गया क्योंकि मैथ को आपने इंपोर्ट कर दिया, लेकिन उसके इनसाइड राउंड नाम का ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए एरर आ रही है। तो एरर किस लेवल पे आ रही है ये आपको डिबग करना बहुत इजी हो जाता है अगर आप इस सिंटैक्स को, ये जो आपके एरर जनरेशन के थ्रू या आपका कह सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू जनरेट हो रहा है, तो इसको हमें समझना चाहिए और इसको अकॉर्डिंग अगर प्रोग्राम आप डिबग करेंगे तो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि आपकी एरर कहां पे आ रही है। देखो अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो पहली चीज यहाँ पे ये इंटरप्रेट इंडिकेट कर रहा है कि 5th लाइन में एरर है। ठीक है, ये एरो आपको इंडिकेट कर रहा है। दूसरा यहां पे आपको एक चीज और बताई जा रही है कि राउंड ऑब्जेक्ट मैथ मॉड्यूल मैथ हैज नो एट्रीब्यूट राउंड, तो इसका मतलब इस लाइन में जहां पे राउंड आ रहा है वहां पे आपकी एरर है, इसको आप सही कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब और आगे की चीज करते हैं। अगर देखा जाए पाइथन में कितने बिल्डिंग हैं, तो बिल्डिंग्स के बारे में हमें जितनी भी फंक्शंस और क्या क्या चीजें हैं, ये बिल्डिंग्स कितने हैं इनको देखने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, प्रिंट के इनसाइड, अच्छा बिल्डिंग जो फंक्शन है उसका जो सिंटैक्स होता है अंडरस्कोर बिल्डिंग अंडरस्कोर है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स ही है बिल्डिंग्स के लिए। और इसके साथ मैंने डॉट लगाया, डॉट के बाद डैश डैश डॉक डैश डैश, और जब आप इसको प्रिंट कर रहे हैं तो ये बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सिंटैक्स, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या कंटेन करता है, सारे फंक्शंस को इंक्लूड करता है, एक्सेप्शंस को इंक्लूड करता है और अदर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे मैंने क्या लिखा, dir बिल्डिंग, तो dir सिंटैक्स के इनसाइड हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने फंक्शन अवेलेबल हैं वो अगर आपको चेक करने हो तो आपको क्या लिखना होगा, dir, और dir के अंदर आपको वो फंक्शन लिखना है। तो जैसे ही आपने इसके अंदर ये चीज आपने लिखी dir के अंदर अंडरस्कोर बिल्डिंग्स, तो इसको जब आप रन करेंगे तो जितने भी बिल्डिंग्स आपके पाइथन में अवेलेबल हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। इसमें जैसे मैं अगर स्टार्टिंग की बात करूं, अर्थमेटिक एरर, ये असर्शन एरर, एट्रीब्यूट एरर, बेस एरर, एट्रीब्यूट एरर मैंने आपको भी जनरेट ही हुआ था, यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट एरर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड, की एरर, कीबोर्ड इंटरप्ट,
लुकअप एरर, ये सारे के सारे आपके एक्सेप्शंस हैं, मेमोरी एरर। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जैसे जब आप देख रहे होंगे तो जो एरर्स हैं उनका जो एक्सेप्शंस का जो पार्ट है उसमें जो पहला लेटर है कीबोर्ड इंटरप्ट का देखा जाए तो की का जो के और आई का इंटरप्ट का आई, ये दोनों कैपिटल हैं। तो वो इसलिए किया गया है कि एक्चुअली में अगर ये दोनों वर्ड एक साथ मिला के लिख दिए जाते, जैसे मान लिया के मान लिया इस कैपिटल में होता और आई स्मॉल में होता, तो इस वर्ड को पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती, समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती, क्योंकि इसका सिंटैक्स आप समझ नहीं पाते। दूसरा, या तो इसमें एक चीज हम ये कर सकते हैं कि इनके बीच में स्पेस लिख दें तो हम दोनों वर्ड को अलग अलग समझ सकेंगे, लेकिन स्पेस कैरेक्टर पाइथन में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउ नहीं होता है। आपको जो अगर कोई ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जिनकी रीडेबिलिटी फैक्टर को मेंटेन करने के लिए आपको उनको यूज करना है, तो आप बीच में अंडरस्कोर दे सकते हैं, ईच लेटर कैपिटल कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक आप यूज करेंगे। तो जैसे अगर देखा जाए तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए इसीलिए इसमें इन्होंने क्या किया है, जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनका जो ईच लेटर कैपिटल का पार्ट इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, जिससे अगर आप इसमें देखोगे तो इसको अगर आप इंडेक्स एरर देखोगे तो पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स का आई कैपिटल है, एरर का ई कैपिटल है। ये जो लेटर ई आपका कैपिटल हो जा रहा है, ये आपको चीजें को सेपरेट रीड करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे आपके बिल्डिंग्स हैं और इनको हम यूज करते रहेंगे, और इनके बारे में जब हम यूज करेंगे तब इनके बारे में हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। अभी जैसे जियो डिवीजन एरर भी हमने देखा था, तो वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। जैसे मान लिया मुझे नेम एरर के बारे में जानना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर प्रिंट के इनसाइड नेम एरर डॉट फिर डैश डैश डॉक डैश डैश। जैसे आप इसको रन करोगे तो उसका डॉक स्ट्रिंग आपको प्रिंट होके मिल जा रहा है। तो इस चीज का पर्टिकुलर डॉक स्ट्रिंग क्या है कि नेम नॉट डिफाइंड ग्लोबली। जब भी कोई नेम आपका ग्लोबली डिफाइंड नहीं होगा तो ये एरर आपकी जनरेट होगी। अब अगर बात करें कि कितने बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं पाइथन में, तो वो मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट करके दे दिया और हर एक का पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जैसे इंपोर्ट एरर आपका कब रेज होता है, जब मॉड्यूल नॉट फाउंड है। इंडेक्स एरर के बारे में बताया था कि इंडेक्स एरर आपका कब जनरेट होता है, जब हम कोई ऐसे इंडेक्स को सर्च करें जो उस लिस्ट या उस टपल में या उस कोई भी सीक्वेंस में उस इंडेक्स पे वैल्यूज अवेलेबल नहीं होती हैं, तो आपकी वो पर्टिकुलर एरर जनरेट होती है। चलिए अब हम यहाँ पे ये आपके सारे हैं और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेक्चर्स के बाद आपको ईमेल कर दिए जाएंगे और जिससे आप इसको बाद में भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम लोग ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं। ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ब्लॉक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है इसको एग्जांपल के थ्रू कवर करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेप्शन को कैच कैसे करना है। ओके, तो इसके लिए मान लिया हमने दो ब्लॉक पाइथन में डिफाइन किए गए हैं, ट्राई और एक्सेप्ट, और ये ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक आपके सिस मॉड्यूल के इनसाइड है। तो कई बार अगर आपका सिस मॉड्यूल जो है वो पाइथन के साथ बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा अवेलेबल रहता है, इसलिए इसको इंपोर्ट करने की जरूरत कई बार नहीं पड़ती है। लेकिन आपको बेसिकली अगर सिस मॉड्यूल, ट्राई, कैच ब्लॉक यूज करने हैं या तो आपको इंपोर्ट कर लेना चाहिए। सिस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करके करेंगे तो चीजें बेहतरीन तरीके से आप परफॉर्म कर सकेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले ये एग्जांपल्स को आप टाइप कर लीजिए, रन करिए और रन करने के साथ इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक एज आइडेंटिफायर डिफाइन किया है और उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो इनपुट कमांड के थ्रू आ रही हैं और इनपुट कमांड के थ्रू आने के बाद हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी सेकेंड लाइन में हमने क्या किया है, एक हमने मैसेज प्रिंट किया है और मैसेज प्रिंट करने के साथ यहाँ पे एज की वैल्यू को हम इस पोजीशन पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद एक्सेप्ट में हमने क्या लिखा है, वैल्यू एरर, और उसके बाद हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। अब इस प्रोग्राम को रन कर दें, रन बटन पे क्लिक किया तो जाहिर सी बात है कि जब आपने यहाँ पे इनपुट कमांड यूज किया है तो इनपुट कमांड आपको एक बॉक्स अवेलेबल कराएगा जिसमें आप यूजर से इनपुट पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहाँ पे 25 पुट किया और इंटर बटन आपको प्रेस करनी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको
इंटर बटन प्रेस करनी है, ना कि आपको रन बटन पे दोबारा से क्लिक करना है। तो इंटर बटन पे क्या कहते हैं 25 आपने पुट किया, उसके बाद इंटर बटन प्रेस की, तो आपको जो मैसेज जनरेट हो रहा है वो आपको क्या है, आई सी दैट यू आर 25 ईयर ओल्ड। ये कहां से जनरेट हो रहा है, इस लाइन से जनरेट हो रहा है, जो कि आपका ट्राई ब्लॉक है। और जो आपने एज में 25 पुट किया था वो आपको कहां पे मिल रहा है, यहाँ पे %d आपने लिखा है, वहां पे आपका अवेलेबल हो जा रहा है। चलिए अब दोबारा से इसको रन करते हैं। दोबारा से रन करने के टाइम पे मान लिया इसमें मैंने के पुट कर दिया, ठीक है। के जब पुट करेंगे तो क्या होगा, इन के पुट करने के बाद आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो होगा क्या, के की वैल्यू इंटीजर में पाइथन कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो क्या एक स्ट्रिंग कैरेक्टर जो के है उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। और जब नहीं किया जा सकता है तो कौन सी एरर जनरेट होगी, वैल्यू एरर जनरेट होगी। अब इसको देखते हैं, जब वैल्यू एरर जनरेट हो रही होगी तो वैल्यू एरर जनरेट होने के बाद पाइथन क्या करेगा, हमने यहाँ पे जो एसएफ ब्लॉक लिखा हुआ है, ये एसएफ ब्लॉक क्या करता है, जब जब आपकी वैल्यू एरर जनरेट होगी तो आपका जो पाइथन का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसीलिए आपका यहाँ पे प्लीज एंटर योर एज, उसमें आपका के आ रहा है, और उसका जो मैसेज प्रिंट होकर आपको मिल रहा है वो क्या है, हे दैट्स वाज नॉट ए नंबर। वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब पाइथन प्रोग्राम यूजर से जब इनपुट मिला था उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पे जो आपकी एरर जनरेट हो रही थी वो आपकी कौन सी थी, आपका जो एरर थी वो आपकी वैल्यू एरर थी। अब इसको मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लो हमने सिंपली ये लाइन जो है मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पुट किया। अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के टाइम पे मैंने यहाँ पे मान लिया मैंने के पुट किया, के क्या होगा, INT में कन्वर्ट होने की कोशिश करेंगे और फिर एज में ले जाके हम उसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये देखिए कौन सी एरर जनरेट हो रही है, वैल्यू एरर, ठीक है। और वैल्यू एरर में यहाँ पे आपको बता दे रहा है कि इनवैलिड इटरेलर फॉर INT विद बेस 10, मतलब कि यहाँ पे बेस 10 पे आप के को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए एरर जनरेट हो रही है। तो ये जो वैल्यू एरर जनरेट थी उसको हमने प्रॉपरली एक्सेप्शंस के थ्रू हैंडल किया, और एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल करने के बाद हमने उसके इनसाइड एक मैसेज दे दिया जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल है। अब इस प्रोग्राम को मैं एक बार और आपको रन करके दिखा देता हूं। जैसे मान लिया इस प्रोग्राम में मैंने लिया 32 पुट किया, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका जब भी ये प्रोग्राम प्रॉपरली ये लाइन रन करने की कंडीशन में होगा तो आपका ट्राई ब्लॉक रन करेगा। लेकिन जब जब आपका वैल्यू एरर जनरेट होगा तब ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल फिर से इसको एक बार रन करते हैं और मान लिया इस बार मैंने 50L पुट कर दिया या 5P पुट किया और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसको भी 5P आपका, क्योंकि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा तो एक प्रोग्राम इनसाइड क्या कर रहा होगा, आपका एक वैल्यू एरर जनरेट हो रही है और वो वैल्यू एरर आपकी एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू हैंडल करने के बाद एक हम प्रॉपर मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पाइथन में एक मॉड्यूल है SYS एग्जीक्यूशन इन्फो। एग्जीक्यूशन इन्फो क्या है कि कोई भी सिंटैक्स जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पे जो क्या कहते हैं मोस्ट रीसेंट एक्सेप्शंस जनरेट हो रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन को स्टैक में सेव करके रखता है। तो वो वैल्यूज हमें अगर प्रिंट करनी हो तो हम प्रिंट कमांड के साथ उसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने इंपोर्ट SYS किया, उसके बाद हमने प्रिंट के बाद हमने SYS डॉट एग्जीक्यूशन इन्फो, ये सिंटैक्स हमने इसलिए इस तरीके से लिखा है क्योंकि एग्जीक्यूशन इन्फो का जो मॉड्यूल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो आपको SYS लाइब्रेरी के इनसाइड है। अब इसकी डॉक स्ट्रिंग अगर आप प्रिंट करोगे तो डॉक स्ट्रिंग प्रिंट करने के बाद आपको जो इसका आउटपुट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है और इसको समझते हैं इसमें इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे बताया जैसे मिल रहा है कि एजुकेशन इन्फो एक टपल है, क्या है, एक टपल है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका टाइप के बारे में बताता है, दूसरा उसके वैल्यू के बारे में बताता है और तीसरा उसके ट्रेस बैक के बारे में बताता है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल में यूज करेंगे वहां पे और इसको क्लियर करेंगे कि ये कैसे है। मान लो यहाँ पे हम एक एग्जांपल यूज करते हैं
और ये अगर आप इस लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करके ये सारे सिंटैक्स आपको राइट करने हैं, रन बटन पे क्लिक करना है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इस प्रोग्राम को समझना है। तो सबसे पहले मान लिया यहाँ पे मैंने इंपोर्ट सिस किया, सिस मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। फिर हमने एक लिस्ट डिफाइन की, लिस्ट के जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट x है, दूसरा एलिमेंट 0 है, थर्ड एलिमेंट हमारा 15 है। उसके बाद हमने फॉर लूप को यूज किया। फॉर लूप जब भी आप यूज करेंगे कोई भी लूप, तो लूप आपके हमारे कॉलन से टर्मिनेट होते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और लूप में हमने यहाँ पे LST लिखा है, LST के अंदर अगर हमें रीड करना है तो हमने इन ऑपरेटर को कॉल किया। इन ऑपरेटर के बाद हम जो रीड करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको हम ELE में सेव कर रहे हैं। अब ELE में सेव करने के बाद हमने यहाँ पे दो ब्लॉक डिफाइन किए हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई ब्लॉक में जो हमें प्रोग्राम रन करना होता है वो हम ट्राई ब्लॉक में रखते हैं, और जो हम चाहते हैं कि अगर इनकेस प्रोग्राम में कोई एरर्स जनरेट हो और एरर्स के टाइम पे आप कोई कोड आप सीक्वेंस रन करना चाहते हैं या आप कोई मैसेज जनरेट करना चाहते हैं तो वो आप एक्सेप्ट ब्लॉक में डिफाइन करेंगे। तो अगर देखा जाए ट्राई ब्लॉक में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक लाइन प्रिंट की है। लाइन प्रिंट में हम अगर देखें तो ये पार्ट क्या है, आपका स्ट्रिंग है, कॉमा करके आपने ELE की इंफॉर्मेशन प्रिंट कर रहे हैं। और उसके बाद आप एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं कि इसको ELE में जो कंटेंट है उसको पहले इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद 1 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहां पे देखा जाए तो 1 से यहां पे ELE में पहली बार x आएगा। x को अगर इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो एरर जनरेट होगी, जैसा कि अभी हम ऊपर कर रहे थे। एज में अगर हमने k पुट कर दिया था और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपकी कौन सी एरर जनरेट हो रही थी, वैल्यू एरर जनरेट हो रही थी। ऐसे अगर देखा जाए दूसरे टाइम में इन ऑपरेटर लिस्ट से क्या रीड करेगा, 0 को रीड करेगा, 0 ELE में सेव होगा और यहाँ पे देखा जाए 0 को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगा। 1/0 होगा तब भी एक एक्सेप्शन जनरेट होगा, वो क्या होगा, 0 डिवीजन एरर का एक्सेप्शन हैंडल होगा। और जब 0 डिवीजन एरर होगी तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट ब्लॉक रन करेगा। थर्ड केस में देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, आपका 15 ELE में सेव होगा और 115 को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, 1/15 की वैल्यू रन करेंगे तो हमें एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी जो कि वैल्यू आपकी हमारी A में सेव हो जाएगी। चीजें बहुत इजी हैं। अब इसको मैं रन करते हैं। रन करने के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो इसका आपको आउटपुट दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। पहली लाइन, द एलिमेंट ऑफ लिस्ट x, क्यों, क्योंकि ये लाइन प्रिंट हो रही है और पहला एलिमेंट जो ELE में x आया। और उसके बाद क्योंकि वैल्यू एरर जनरेट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इंटीजर में हम x को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो लाइन है वो कहां से जनरेट हो रही, वो आपकी जनरेट हो रही एक्सेप्ट ब्लॉक से। एक्सेप्ट ब्लॉक के सामने अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने कोई भी एरर का टाइप नहीं डिफाइन किया है। यहाँ पे एरर के अगर आप टाइप नहीं डिफाइन करते हैं तो एक्सेप्ट ब्लॉक जब जब एरर जनरेट होगी तब तब ये ब्लॉक आपका रन करेगा। मैटर नहीं करता कि आपकी कौन सी टाइप की एरर जनरेट हो रही है, लेकिन कोई भी एरर अगर जनरेट होगी तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक रन करेगा। एज कंपेयर अगर प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आपका एक्सेप्ट ब्लॉक तब रन कर रहा था जब यहाँ पे हम वैल्यू एरर को जनरेट कर रहे थे या वैल्यू एरर किसी भी तरीके से प्रोग्राम में जनरेट हो रही थी, तभी हमारा ये एक्सेप्ट ब्लॉक रन कर रहा था। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल्स में हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक हमेशा रन कर रहा है जब भी कोई भी एरर आती है। उसके बाद पर्टिकुलर ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो रही है और इस लाइन में अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है हे करके एक स्ट्रिंग कैरेक्टर है, कॉमा, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने लिखा है SYS एग्जीक्यूशन इन्फो और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 0। तो मैंने बताया था कि आपका ये जो सिस्टम एग्जीक्यूशन इन्फो ये आपका एक टपल जनरेट करता है। टपल क्या, ये वाला टपल जिसमें 0 इंडेक्स पे टाइप है, 1 इंडेक्स पे वैल्यू है और सेकेंड इंडेक्स पे आपका ट्रेस बैक अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉलन पुट कर दे रहा हूँ, कॉलन पुट करके इसको रन करते हैं। तो अगर यहाँ पे कॉलन पुट करके अगर रन करके देखेंगे तो ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक टपल है जिसमें ये जो पहला एलिमेंट है यहां से कॉमा से सेपरेट हो गए। ये जो पहला एलिमेंट है ये आपका क्या है, आपके टाइप के बारे में बता रहा है। ठीक है, जो ये मैंने बताया था ना टाइप। दूसरा जो एलिमेंट है ये एरर के बारे में बता रहा है और तीसरा जो एलिमेंट है ये यहां से कॉमा से सेपरेट हो गए, ये आपका क्या है, आपका एक
ट्रेस बैक ऑब्जेक्ट है। कभी हम ट्रेस बैक के बारे में आपको जब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बताएंगे तब आपको ये कंप्लीट करेंगे कि ट्रेस बैक हम कैसे स्टैक्स के थ्रू यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो समझना है वो ये है कि सिस्टम एजुकेशन इन्फो आपकी पर्टिकुलर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं तो 0 इंडेक्स पे अगर देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, क्लास वैल्यू एरर, यही लिखा ना ये पार्ट। तो अगर मैं ये इतने पार्ट 0 इंडेक्स पे है तो अगर मैं अब रन करूंगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, क्लास वैल्यू एरर। तो ये मैसेज जो जनरेट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि सिस्टम एजुकेशन इन्फो और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखा है, तो 0 इंडेक्स पे हमें वैल्यूज मिल जा रही हैं। और फिर उसके बाद कॉमा करके आपने ऑकवर्ड लिखा है तो सेम एज इट इज ये चीज आपकी प्रिंट हो जा रही है। अब अगर देखा जाए उसके बाद नेक्स्ट लाइन रन करेगी तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, कोई बात नहीं, ये भी आपका लाइन प्रिंट हो जा रहा है। फिर उसके बाद आपका ये स्टार्स की लाइन है, ये भी आपकी प्रिंट हो जा रही है, तो ये भी प्रिंट हो गई। अब जैसे ये लाइनें आपकी प्रिंट हो गई, ये 3 लाइनें, तो उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम फिर से ट्राई ब्लॉक में आएगा। ट्राई ब्लॉक में आएगा, इस बार इन ऑपरेटर 0 को रीड करेगा, ईएलई में सेव करेगा, ईएलई में सेव करने के बाद ये लाइन रन होगी। तो ये लाइन रन होगी तो आपकी सबसे पहले जब 0 पुट होगा तो ये लाइन प्रिंट हो गई, फिर उसके बाद ये लाइन प्रिंट हो गई, ये लाइन प्रिंट हो गई। अब एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज लिस्ट, यहां पे मान लो एलिमेंट ऑफ लिस्ट और ईएलई की जगह 0 आ गया। एंड यहां पे अगर आप देखोगे क्योंकि 0 को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें तो इश्यू नहीं आएगा, लेकिन 1/0 करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 0 डिवीजन एरर की। तो जैसे 0 डिवीजन एरर का एक्सेप्शन जनरेट होगा, प्रोग्राम कहां आ जाएगा, आपका एसएफ ब्लॉक में आ जाएगा। एसएफ ब्लॉक में आते ही ये लाइन रन होगी और ये लाइन रन होगी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका जो सिस्टम एजुकेशन इन्फो की जो 0 इंडेक्स पे इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जा रही है, और इससे पहले और बाद में जो इंफॉर्मेशन है वो एज ए स्ट्रिंग कैरेक्टर हमने पहले से यहाँ पे लिख रखी है। फिर उसके बाद ये सेकेंड लाइन हमारी प्रिंट हो रही है, तो ये सेकेंड लाइन प्रिंट हो गई। और फिर उसके बाद स्टार्स की लाइन है तो स्टार्स की लाइन हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब प्रोग्राम क्या होगा, फिर से आपका प्रोग्राम कहाँ जाएगा, फॉर लूप के पास जाएगा, और इन ऑपरेटर इस बार 15 को रीड करेगा। 15 को रीड करने के बाद ईएलई में सेव करेगा और यहाँ पे ये लाइन आपकी प्रिंट होगी, द एलिमेंट ऑफ लिस्ट, और उसके बाद 15, और यहाँ पे फिर ईएलई में जो कंटेंट 15 है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी इशू नहीं आएगा। 1/15 करेंगे तो इसमें भी इशू नहीं आएगा। 1/15 करके जो कैलकुलेटेड वैल्यू मिलेगी वो आपका ए में सेव हो जाएगी। तो जो थर्ड सीक्वेंस है इसमें आपकी कोई एरर जनरेट नहीं हो रही, इसलिए थर्ड ब्लॉक में केवल आपका जो आउटपुट आएगा वो केवल ये लाइन आ रही है। और ये लाइन आने के बाद क्योंकि कोई एरर जनरेट नहीं हो रही और प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि फॉर लूप को कोई और टास्क बचा नहीं है। तो लास्ट में ये लाइन रन होगी और यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 15, जो कि ईएलई में सबसे लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, 15 है। द रेसिप्रोकल ऑफ 15 या ईएलई इज ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये आपका मैसेज जनरेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम जब पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो जितनी भी ऐसी सिचुएशंस जो हमें लगता है जहां पे कोई प्रॉब्लम या एरर्स जनरेट हो सकती है उनको हम एसएफ ब्लॉक के थ्रू कवर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टास्क डिफाइन करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया है कि एक एसएफ ब्लॉक डिफाइन किया है जो कि हर एरर पे जनरेट हो रहा है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लिया अगर 0 डिवीजन एरर जनरेट हो रही है तो आप कोई पर्टिकुलर डिफरेंट टास्क करना चाहेंगे। अगर आप वैल्यू एरर आ रही तो वैल्यू एरर के टाइम पे आपको हो सकता है कि डिफरेंट टास्क रन करना हो। लेकिन यहां पे क्या है कि एसएफ ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो सबके लिए कॉमन है। तो इस एग्जांपल में हमने देखा था कि कोई भी एरर आज जनरेट हो रही तो उसके लिए कॉमन एसएफ ब्लॉक जनरेट कैसे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग कवर करेंगे कि अगर जितनी भी डिफरेंट टाइप की एरर्स अगर जनरेट हो रही हैं तो उसके इनसाइड डिफरेंट टास्क के लिए जो एसएफ ब्लॉक हैं वो हम डिफरेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो उस एग्जांपल पे चलते हैं। अब सेम ही एग्जांपल है, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन अगर यहां पे आप देखोगे तो जो हमारे एसएफ ब्लॉक है हमने 3 एसएफ ब्लॉक यूज किए हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉसिबिलिटीज है वो 3 डिफरेंट टाइप की एरर्स के जनरेट होने की चांसेस हैं। तो जितने एरर आने के चांसेस है उतने आपने एसएफ ब्लॉक्स जनरेट किया और उसके अकॉर्डिंग आपने
टास्क डिफाइन किया। तो अगर देखा जाए तो सिंपल उसी तरीके से है कि हमने एक लिस्ट डिफाइन की, ELE में जाके लिस्ट में जाके रीड कर रहे हैं, ELE से कंटेंट सेव कर रहे हैं। फिर ट्राई ब्लॉक में हमने पहले स्टार्स को प्रिंट किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एलिमेंट ऑफ लिस्ट इस तरीके से यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं, और रन करने के बाद यहाँ पे ELE की वैल्यू आ जाएगी। फिर ELE में जो कंटेंट है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब देखिए जब आपके वैल्यू एरर आएगी, वैल्यू एरर आपको पता है, जब x से डिवाइड करेंगे, x को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तब आपकी वैल्यू एरर आएगी। जब वैल्यू एरर जनरेट होगी तब आपका ये मैसेज जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि आपने वैल्यू एरर को अलग से हैंडल किया है एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू। जब 0 डिवीजन एरर आपके ऑकर होगा तो आपका ये मैसेज जनरेट होगा। यहाँ पे आप कोई भी टास्क लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उस टाइम क्या करना चाहते हैं। मैंने केवल एक सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट वहां पे डिफाइन किया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें से कोई एक्सेप्ट ब्लॉक एक टाइम पे ही रन करेगा। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे कई सारे एक्सेप्ट ब्लॉक रन करेंगे, ठीक है, वो एक सीक्वेंसिंग में रन करते हैं। और ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक हमने डिफाइन किया, इसमें हमने कोई एरर नहीं डिफाइन किए। तो वैल्यू एरर और 0 डिवीजन एरर के अलावा अगर कोई भी एरर आएगी, कोई भी इससे डिफरेंट एरर आती, तो आपका ये प्रोग्राम ये लाइन ऑफ कोड रन करेगा, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज x, दिस इज ए वैल्यू एरर। बिल्कुल क्लियर है, अच्छी सी बात भी यहाँ पे क्लियर हो जा रही है, क्योंकि जो लिस्ट में जो एलिमेंट आपका है x, वो वैल्यू एरर जनरेट कर रहा है। द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज 0 और दिस इज ए 0 एरर। दिस इज ए 0 एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने मैसेज के अंदर दिस इज ए 0 एरर लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऐसे ब्लॉक में अगर इसके अलावा कोई एरर आ रही होती तो ये जनरेट हो रहा होता, लेकिन थर्ड केस में देखा जाए जब 15 रीड हो रहा होगा, ELE में से हो रहा होगा, तो कोई एरर जनरेट नहीं होगी। तो उस टाइम क्या है, द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इज 15 और यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल ऑफ 15 इज दिस, ये आपको जनरेट हो जाए। तो हम ऐसे ब्लॉक को 2 डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। जब हमें एरर्स का आइडिया है तो हम उन पर्टिकुलर एरर्स के लिए अलग अलग से हैंडलर करेंगे, उनके अकॉर्डिंग टास्क डिफाइन करेंगे, और एक ब्लॉक ऐसा रखेंगे जिसमें कॉमन टाइप की सारे एरर्स को कंक्लूड करें। और जो हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है वो हम अपना ट्राई ब्लॉक के इनसाइड रखते हैं। तो ये एग्जांपल आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, और इसको आपको जुपिटर नोटबुक में ओपन करके टाइप करना है और रन करना है। और उसके हर एक स्टेप को बहुत क्लोजली वॉच करना है कि यहाँ पे हर स्टेप पे चीजें आपकी किस तरीके से चेंज हो रही हैं। अब एक और चीज, कई बार हम एक्सेप्शन रेज करते हैं। रेजिंग एक्सेप्शंस का मतलब यह है, जैसे मान लिया आप एटीएम मशीन में जाते हैं और एटीएम मशीन में जाने के टाइम पे मान लिया आप जो अकाउंट नंबर पुट कर रहे हैं, वो अकाउंट नंबर मान लिया आपने निगेटिव नंबर के साथ पुट कर दिया, तो किसी का अकाउंट नंबर निगेटिव नंबर के साथ तो नहीं होगा। तो उस टाइम जब वो कोई यूजर गलत इंफॉर्मेशन पुट करता है या आप अपना नाम लिखने की जगह पे कुछ और मिस्टेक करते हैं, तो एक मैसेज जनरेट होता है जिसमें मैसेज में लिखा होता है प्लीज इंटर करेक्ट अकाउंट नंबर। वो चीजें हम लोग जनरेट करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। और एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, पहले एक्सेप्शंस को रेज करते हैं। जैसे मान लिया कि हमने किसी यूजर को 10 GB का डेटा एलोकेट किया, अब 10 GB का डेटा खत्म होने के बाद आपको जो पॉपअप मैसेज आपके फोन पे अवेलेबल होता है वो किस तरीके से जनरेट हो रहा होगा, वो रेज जो कीवर्ड है उसके थ्रू हैंडल किया जाता है। और रेज करने के लिए हमने क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया रेज मेमोरी एरर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब मेमोरी एरर आप लिख रहे होंगे तो M कैपिटल रहेगा, E कैपिटल रहेगा, और उसके अंदर आपने एक मैसेज, और इसको जब आप रन करेंगे तो होगा क्या है, ये पर्टिकुलर मेमोरी जो एक एक्सेप्शन आपने जनरेट किया वो रन हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमने बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने लिख दिया अकाउंट नंबर इक्वल टू इंटीजर, इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ है, आपका ट्राई ब्लॉक के इनसाइड। फिर हमने यहाँ पे टास्क दे दिया है कि इफ अकाउंट नंबर इज ग्रेटर देन लेस देन 0, जब अगर अकाउंट नंबर किसी ने पुट किया वो लेस देन 0 है तो हमें क्या जनरेट करना है, और वैल्यू एरर जनरेट करना है। और वैल्यू एरर जनरेट करने के बाद यहाँ पे हमने वैल्यू एरर को एक्सेप्ट किया और यहाँ पे टास्क दे दिया कि प्लीज चेक योर अकाउंट नंबर। अब इसको रन करके देखते हैं। रन किया, रन करने के टाइम पे मान लिया मैंने यहाँ पे 25 पुट किया, कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्राम आपका बहुत
एग्जैक्टली जैसे डिजाइन है उसी तरीके से रन हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने 25 पुट किया, 25 किसमें सेव हो गया आपका ACT_num में। यहाँ पे प्रोग्राम आएगा, ACT_num की वैल्यू चेक की जाएगी क्या लेस देन 0 है, नहीं है। जब नहीं है तो ये एरर आपकी रेज नहीं होगी। जब ये एरर रेज नहीं होगी तो SF ब्लॉक आपका रन नहीं करेगा। जब SF ब्लॉक रन नहीं करेगा तो ये प्रिंट स्टेटमेंट आपका रन नहीं करेगा। अब आते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं और मान लिया रन करने के टाइम पे मैं -56 लिख दूं, लेकिन जब -56 लिख रहे होंगे तो क्या होगा, -56 ACT_num में से हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ACT_num में जो -56 है उसको 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कंडीशन क्या हो जा रही है, ट्रू हो जा रही। कंडीशन ट्रू हो जा रही तो इफ के अंदर जो ये कंटेंट आपने लिख रखा है ये रन करेगा। ये कंटेंट आपका क्या है कि रेज करेंगे हम वैल्यू एरर, और वैल्यू एरर को रेज करने के बाद आपने एक्सेप्ट ब्लॉक डिफाइन किया। एक्सेप्ट ब्लॉक में आपने वैल्यू एरर को एक्सेप्ट किया है और उसके बाद आपने एक टास्क प्रिंट किया है, क्या, प्लीज चेक योर अकाउंट नंबर। तो जैसे इसीलिए जब -56 आप पुट कर रहे हैं तो आपका जो मैसेज प्रिंट हो रहा है या टास्क हो रहा है, प्लीज चेक योर अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इस तरीके से हम इसको यहां पे लिख सकते हैं। इसको एक डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड में यहां पे जब हम वैल्यू एरर रेज कर रहे हैं तो वैल्यू एरर रेज करने के टाइम पे हम यहां पे एक मैसेज भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए पहले में हमने क्या केवल वैल्यू एरर रेज किया था, लेकिन यहां पे जब वैल्यू एरर रेज कर रहे हैं तो इसके इनसाइड हमने डॉक क्या कहते हैं एज ए स्ट्रिंग हमने एक मैसेज दिया है, एरर यू हैव इंटर नेगेटिव नंबर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक है उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। वहां पे थोड़ा सा चेंजेस में हमने क्या किया, हमने एक्सेप्ट किया है वैल्यू एरर एस ERR, और उसके बाद जब प्रिंट ERR करेंगे तो इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूं तो रन करने के टाइम पे अगर मैंने मान लिया 58 कर दिया तो ये प्रोग्राम पॉजिटिव नंबर के लिए तो सेम रन कर रहा है। लेकिन अगर -6 मैंने पुट किया तब यहाँ पे देखने लायक है इसमें, क्योंकि एक चेंजेस हो रहा है। वो चेंजेस आपका क्या है, वो चेंजेस ये है कि जब -6 आप पुट कर रहे हैं तो वैल्यू एरर तो रेज हो रही है, लेकिन वैल्यू एरर रेज होने के बाद हम इस वैल्यू एरर को हैंडल कर रहे हैं एज ERR, और जब प्रिंट ERR करते हैं तो जो ये वैल्यू एरर के अंदर इनसाइड आपने स्ट्रिंग में जो कंटेंट लिखा हुआ था वो प्रिंट होता है। ठीक है, तो आप अगर कोई मैसेज इस तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या वैल्यू एरर के साथ ही उसी टाइम अगर आप कोई एरर मैसेज जनरेट करके डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है इनपुट कमांड के साथ। क्योंकि देखिए जैसे कई बार होता है कि आप कोई फॉर एग्जांपल आप अपना नाम कहीं पे पुट करते हैं, जैसे मान लिया गूगल पे अपना पासवर्ड डालते हैं और आपका पासवर्ड मैच नहीं करता है, तो पासवर्ड मैच होने के बाद ऐसा नहीं कि गूगल का पेज आपका चलना बंद कर देता, वो फिर मैसेज क्या करता है, प्लीज इंटर करेक्ट पासवर्ड, और वहां पे पासवर्ड वाली जो विंडो है वो ओपन रहती है। ऐसा ही होता है ना। तो उस चीज का एग्जांपल अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे उसको यहाँ पे समझते हैं। अब इस प्रोग्राम को जैसे मान लो कि हम लोग रन करेंगे, और रन करने के टाइम पे जैसे इसको रन करते हैं, रन करने के टाइम पे अगर मैं यहाँ पे 5 पुट कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, प्रोग्राम आपका बहुत इजीली वर्क कर रहा है। और अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे रन करूं और मैंने यहाँ पे मान लिया 5 की जगह मैंने H लिख दिया, कुछ और भी लिखेंगे तो देखिए बार बार वो आपको ये कह रहा है दिस TTG इज नॉट एन इंटीजर, प्लीज इंटर ए इंटीजर। क्योंकि जब तक हम इंटीजर नहीं पुट करेंगे तब तक ये प्रोग्राम आपका रन करना बंद नहीं कर रहा है। तो अच्छा सोचो इस प्रोग्राम को कैसे किया गया। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कंडीशंस के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इसको, मैं पहले मान लिया इसको इसी तरीके से रहने देते हैं और इसको समझा देता हूं मैं आपको। हमने एक n ऑब्जेक्ट एक n आइडेंटिफायर क्रिएट किया, उसमें हमने नन पुट किया, और हम फिर उसके बाद नन इज कंपेयर कर रहे हैं कि अगर n इज नन, मतलब जो n और नन दोनों एक हैं, एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना है, तब तक ये लूप रन करते रहना है। और लूप रन करने के बाद टाइम पे हमने उसको टास्क क्या दिया है कि आपको इनपुट लेना है यूजर से और ये मैसेज जनरेट करना है, और इसको चेक करना है। क्या चेक करना है इसमें कि इसके साथ पहले s.lst rip
और उसके बाद हमने इज डिजिट। lstrip क्या करता है, ये व्हाइट स्पेस को रिमूव करता है। दूसरा इज डिजिट क्या करता है, उसमें चेक करता है कि उसमें डिजिट सारी जो कंटेंट है, लेटर्स हैं, वो डिजिट हैं कि नहीं। अगर डिजिट हैं तभी ये आपका ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू होगा तो हम क्या कर रहे हैं, एस के कंटेंट को हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और एन में सेव कर दे रहे हैं। जैसे मान लिया, अगर मान लिया यहाँ पे यूजर ने पुट किया 25 को हम 25 के साथ हम एस डॉट स्ट्रिप करेंगे तो 25 के आगे पीछे जितना भी आपने स्पेस लगाया होगा आगे, वो आपका रिमूव हो जाएगा। इस डिजिट से क्या चेक किया जाएगा कि 25 में सारे जो 2 और 5 वो डिजिट हैं, हाँ डिजिट हैं। जब डिजिट हैं तो इसको एस को जो 25 उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा और एन में सेव किया जाएगा। जब एन में ये चीज सेव हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन में क्या, नन जो एन है वो 25 हो गया और एन नन के बराबर नहीं है। अच्छा, इन केस अगर आपने यूजर ने पुट किया, यहाँ पे मान लिया ये कमांड रन हुई और यूजर ने पुट किया, जैसे मान लिया मैंने के पुट किया, के पुट करने के बाद जब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हो क्या रहा होगा कि के की वैल्यू एस में जा रही, एस में जाने के बाद यहाँ पे इस डिजिट का जो सिंटेक्स चेक किया जा रहा है तो पता चल रहा है कि एस में डिजिट्स नहीं है। जब डिजिट नहीं है तो उस टाइम क्या करेगा, ये लूप तो फॉल हो गया, तो जब ये फॉल्स हो गया तो आपका ये लाइन रन नहीं करेगी और ये लाइन रन नहीं करेगी, केवल क्या होगा, एल्स वाला पार्ट रन करेगा। और एल्स वाले पार्ट में आपने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे हम एस की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहे हैं, इज नॉट एन इंटीजर, तो ये मैसेज आपका जनरेट हो रहा कि इज नॉट एन इंटीजर। तो इस तरीके से हम एक बॉक्स हमेशा यूजर के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं जब तक वो करेक्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनपुट ना करे। जैसे खासकर एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया ना कि किसी भी वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो तो जब तक आप करेक्ट पासवर्ड नहीं डाल देते तब तक वो आपको बार बार मैसेज करता है, प्लीज इंटर करेक्ट पासवर्ड, प्लीज इंटर करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, तो उस तरीके के टास्क जो हैं वो इसी तरीके के कोड से डिजाइन किए जाते हैं। इसको आपको समझना है और अपने में प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये चीज मैंने आपको चेक कंडीशंस के साथ हमने बता दिया कि व्हाइल और एल्स और इफ के कॉम्बिनेशन से, लेकिन अगर इसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू करना चाहें तो कैसे करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू करने के लिए हमें जो प्रोग्राम है वो कुछ हमारा इस तरीके से होगा। हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, एक वेरिएबल आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसमें हमने नन पुट किया। फिर से हमने व्हाइल लूप को कॉल किया, व्हाइल में हम एन और नन को कंपेयर कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ट्राई ब्लॉक को हमने कॉल किया। ट्राई ब्लॉक में हमने सिंटैक्स लिखा है कि ये लाइन हमें रन करनी है, फिर उसको हमें इसमें जो कंटेंट है वो इंटीजर में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर इंटीजर में कन्वर्ट करने के टाइम पे जो एरर्स आ जा रही हैं उसको हमने ऐसे ब्लॉक में एरर वैल्यू एरर के तरीके से लिख दिया और वहां पे हमने मैसेज जनरेट कर दिया। तो जब जब ये इंटीजर में कन्वर्ट करने में इश्यू होगा या वैल्यू एरर जनरेट होंगी तब तक केवल कौन सा पार्ट रन करेगा, ये रन करता रहेगा। और क्योंकि ये ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक आपका किसके इनसाइड है, व्हाइल के इनसाइड है, तो आपका ये व्हाइल तब तक रन करता रहेगा जब तक आप करेक्ट इनपुट नहीं कर देंगे। इसको मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप अगर रन करके देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, मान लिया हमने 5 पुट किया तो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली रन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनपुट कमांड के थ्रू एस में क्या चला गया, 5 को अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे डेफिनेटली 5 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कोई इशू नहीं, क्योंकि एन में 5 आ गया तो वो आपका फॉर लूप व्हाइल लूप आपका टर्मिनेट हो गया। लेकिन इन केस अगर मैं इसको रन करूं, रन करने के टाइम पे मैंने के पुट करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये कुछ भी पुट करो लेकिन ये आपका प्रोग्राम नहीं रन करेगा। क्यों? क्योंकि इस जो वर्ड आप पुट कर रहे हो उसको आप अगर इंटीजर में कन्वर्ट करने जाएंगे जब भी, तो आपकी वैल्यू एरर हमेशा जनरेट होती रहेगी, और जब जब वैल्यू एरर जनरेट होगी तो टास्क काउंट परफॉर्म होगा एक्सेप्ट ब्लॉक के इनसाइड वाला, और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आपने कोई प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है और वो प्रिंट स्टेटमेंट आपका रन कर रहा है। जैसे आपने दिखाया जाता है ना कि यू हैव इंटर्ड द रॉन्ग पासवर्ड, प्लीज इंटर करेक्ट पासवर्ड। तो इस तरीके की जो कोड आपको मैंने बताया वो यहीं से ही जनरेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इजी है। और एक चीज और बचा हुआ है, छोटा सा एक कोड हो रहा है जो मैं आपको और बता दूं, फिर इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नमपाई के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल जो मैं और देखना है वो है फाइनली ब्लॉक को। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 ब्लॉक और आपके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, एल्स एंड फाइनली। तो अभी तक हमने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को पढ़ा था। ट्राई और एक्सेप्ट के साथ हम एल्स का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एज, हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, एज इक्वल INT इनपुट, मतलब यूजर से हमें इनपुट लेना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, एज में सेव करना है।
अगर इंटीजर में कन्वर्ट करने के टाइम पे अगर वैल्यू एरर जनरेट हो रही है तो हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। और इसके अलावा कोई पार्ट है तो हमें ये वाली लाइन रन करनी है, ठीक है। अगर वैल्यू एरर नहीं जनरेट हो रही तो हमें ये करना है। तो मान लो हमें इसको मैंने रन किया, यूजर से मैंने इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लेने के बाद मैंने 25 पुट किया, तो 25 पुट करने के बाद यू आर 25 ईयर ओल्ड, ये प्रॉपर मैसेज एल्स वाले कंडीशन से जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ट्राई रन करेगा, फिर उसके बाद एल्स रन करेगा। एक्सेप्ट इसलिए नहीं रन करेगा क्योंकि एरर नहीं जनरेट हुई। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 5K को एंटर करेंगे, तो यहाँ पे 5K आने के बाद क्या होगा, इंटीजर में जब आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो क्या होता है, वैल्यू एरर जनरेट होगी। वैल्यू एरर जनरेट होने के बाद आपका प्रोग्राम जो है एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और एक्सेप्ट ब्लॉक के इनसाइड ये वाली लाइन रन करेगी, हे दैट्स वाज नॉट ए नंबर, ठीक है। इजी है। अब अगर बात करें ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली ब्लॉक की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ट्राई ब्लॉक रन करता है। ट्राई ब्लॉक रन करने के टाइम पे अगर एरर जनरेट हुई तो एक्सेप्ट ब्लॉक रन करेगा। अगर एक्सेप्ट ब्लॉक एरर नहीं जनरेट हुई तो आपका एल्स ब्लॉक रन करेगा। और एल्स ब्लॉक के सबसे लास्ट में ये जो गुड बाय या जो फाइनली ब्लॉक होता है वो हर बार रन करता है, मैटर नहीं करता आप कितनी बार इसको लिख रहे हैं। जैसे मान लिया आपने किसी वेबसाइट पे साइन इन के लिए प्रोग्राम लिखा, साइन इन के लिखने के बाद जब आप उसमें ईमेल आईडी पासवर्ड डालते हैं तो पहली बार क्या होता है कि अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं करता है तो प्लीज इंटर करेक्ट पासवर्ड, प्लीज इंटर करेक्ट पासवर्ड, ये एक मैसेज आता रहेगा। ये कहां से आ रहा है, एक्सेप्ट ब्लॉक से आ रहा है। फिर अगर मान लिया आपने कोई नया मैसेज अगर आपने सही पासवर्ड पुट कर दिया तो उसके सामने एक तब उस टाइम कौन सा मैसेज जनरेट कर सकते हैं हम, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू एल्स ब्लॉक में कि यू हैव साइंड इन। और एक फाइनली ब्लॉक में हमने क्या पुट कर दिया, वेलकम, और वेलकम के साथ आपका नाम पुट कर दिया। तो वहां पे ये इस तरीके के जो मैसेज हैं वो जनरेट करने के लिए हम फाइनली ब्लॉक यूज करते हैं। तो बेसिकली ट्राई ब्लॉक आपका हमेशा जब रन करता है जब आपका प्रोग्राम बिल्कुल सिस्टमैटिकली करेक्ट होता है। सिस्टमैटिकली करेक्ट होने के बाद जब एरर्स एक्सेप्शंस का पार्ट आता है वो एक्सेप्शंस के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक आपके रन करते हैं। उसके बाद आपका एल्स ब्लॉक रन करता है और जो फाइनली ब्लॉक होता है वो हमेशा रन करता है। तो इसको जरा मैं एक बार रन करके दिखा दूं। अगर मैं इसमें यहाँ पे अगर मैं मान लिया 56 रन करूं तो यू आर 56 ईयर ओल्ड, ये लाइन रन हो रही, ये लाइन आपकी कहां से आ रही है, एल्स प्रोग्राम से, और गुड बाय वाली लाइन आपकी फाइनली लाइन। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं, मान लिया मैंने पुट कर दिया -5, तो यहाँ पे आपका जो मैसेज जनरेट हो रहा है वो क्या है, -5 और यू आर -5 ईयर ओल्ड और गुड बाय। वो इसलिए आ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम जो केवल एज की जो वैल्यू चेक कर रहे हैं वो क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर -5 किसी ने पुट किया तो वो भी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस प्रोग्राम को और एक्यूरेट आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको कंडीशन देनी होगी, एक इफ स्टेटमेंट भी डालना होगा और वहां पे चेक करना होगा कि कहीं यूजर ने इनपुट जो है वो निगेटिव नंबर में तो नहीं दे रहा, क्योंकि किसी की एज निगेटिव में थोड़ी हो सकती है। हाँ, यहाँ पे जो एक्सेप्ट वैल्यू एरर जनरेट होगी केवल किस में है कि जब आप उस चीज को इंटीजर में कन्वर्ट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रन करता हूं और मैंने यहाँ पे मान लिया 5K पुट किया, तो 5K जब यूजर से इनपुट होगा तो वो एज में जब सेव करने जाएंगे तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए जब वैल्यू एरर आपकी रेज होगी तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट आपका रन करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये 5K वाला लाइन आ रहा है, क्यों, क्योंकि इनपुट कमांड के थ्रू यहाँ पे ये आपका इस